हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जिसमें कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे आज 10 मिनट में। री इशू बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है अपने टीचिंग करियर के एक्सपीरियंस में कि जो री इशू में जो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल रिजर्व अमाउंट है, इसमें बहुत कुछ प्रॉब्लम आता है। तो हम लोगों ने सोचा कि हर एक टॉपिक को केवल 10 मिनट में समझ के सॉल्व किया जाए। 10 मिनट का टॉपिक बड़ा भी नहीं है और इजी भी हो। तो द फाइनल लीप में हम आज लाए हैं आपके लिए 10 मिनट में री इशू ऑफ शेयर। मैं नितेश ठाकुर आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा री इशू ऑफ शेयर। बेसिकली री इशू ऑफ शेयर है क्या, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है। किसी भी जब भी कंपनी किसी भी शेयर होल्डर का किसी भी शेयर होल्डर्स का शेयर फॉरफीट करती है शेयर फॉरफीट करती है, तब वो शेयर, दैट अमाउंट, दैट यूनिट, दैट क्वांटिटी ऑफ शेयर जो फॉरफिट होता है, वो कंपनी चाहे तो उसे फिर से रीइशू कर सकती है। रीइशू मींस पब्लिक को ऑफर कर सकती है दैट दे कैन बाय देयर शेयर। ये कोई उतना भी टफ कॉन्सेप्ट या कोई एकदम रॉकेट साइंस वाला खेल नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपने कितना अमाउंट रिसीव किया और आपने कितना वापस करना है और कितना आपको उससे प्रॉफिट अर्न करना है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको रीइशू में समझना पड़ेगा कि कंपनी कितने केसेस में रीइशू कर सकती है। कंपनी कितने केसेस में रीइशू कर सकती है। सो कंपनी कैन रीइशू in three cases. First will be at par. कंपनी चाहे तो एट पार पे रीइशू कर सकती है। दैट मीन्स द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, जो भी उसका फेस वैल्यू है उस पर कंपनी चाहे तो रीइशू कर सकती है। इसके अलावा कंपनी एट पार पे रीइशू करने के बाद एट प्रीमियम पे भी कंपनी शेयर इशू कर सकती है। इसका मतलब एक्स्ट्रा। जब तक हम फॉर फीचर पे पहुंचते हैं, हम ऑलरेडी छोटे छोटे क्वेश्चन, नॉर्मल इशू के क्वेश्चन हम कर चुके होते हैं। रीइशू में और रीइशू, इशू एंड रीइशू दोनों अलग अलग बात है। इशू जब कंपनी एकदम फ्रेश शेयर मार्केट में निकालती है और पब्लिक को बोलती है दे कैन बाय। रीइशू किसी शेयर होल्डर के फॉरफिट किए हुए शेयर को पब्लिक को बोलती है कि बाय करें। बट दोनों केस में एट पार एट प्रीमियम दोनों सेम होता है। बस फर्क आता है रीइशू में तो डिस्काउंट का फर्क आता है, तो सिर्फ डिस्काउंट का। मींस कंपनी चाहे तो एट डिस्काउंट भी शेयर को इशू कर सकती है, बट वो करेगी कैसे, इसके लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले ये जानना होगा कि इंडियन कंपनी एक्ट क्या कहता है। इंडियन कंपनी एक्ट 2013 कहता है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता है। शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि शेयर को इशू डिस्काउंट पर नहीं किया जा सकता है, बट री इशू डिस्काउंट पर किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए एक केस होता है और वो होता है विच इज कॉल्ड मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। याद रहे, ये बोर्ड में कब एक मार्क में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस टाइप के कि कंपनी के पास कितना मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट में री इशू करने का ऑप्शन होता है। तो एक बात का बहुत ध्यान रहे, इसका आंसर बहुत सिंपल है। जितना कंपनी ने शेयर फॉरफीचर किया हुआ है, जितने अमाउंट का शेयर फॉरफीचर कंपनी ने किया हुआ है, उतने का वो डिस्काउंट दे सकता है। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं। यहां पर हम तीन बातें कर देते हैं, शेयर फॉरफीचर, देन री इशू एंड देन कैपिटल रिजर्व अमाउंट ट्रांसफर। कैपिटल रिजर्व अमाउंट वो ट्रांसफर है जो कंपनी को शेयर इशू करने पर प्रॉफिट जनरेट करके देता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि शेयर फॉरफीचर ₹4 का हुआ था। कंपनी ने
जो उसका फेस वैल्यू है, जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर है वो है ₹10। कंपनी ने 10 रुपए का शेयर री इशू करा। दैट मीन्स इस शेयर फॉरफीचर में से री इशू इस शेयर फॉरफीचर में से री इशू का 0 रुपए यूज किया गया है, एक भी रुपए का डिस्काउंट नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये पूरे 4 रुपए, ये जो आप पूरे 4 रुपए देख रहे हैं, ये पूरे के पूरे 4 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे सीधे सीधे आपके कैपिटल रिजर्व में। इसके अलावा नेक्स्ट केस में अगर हम बात करें कि कंपनी ने अगर वही शेयर 9 रुपए में री इशू कर दिया, कंपनी ने वही शेयर अगर 9 रुपए में इशू कर दिया है और शेयर फॉरफीचर अभी भी अमाउंट 4 रुपए था, इसका मतलब कंपनी को शेयर फॉरफीचर में से 1 रुपए का डिस्काउंट लेकर उसको सेटल करना पड़ेगा। मींस इस 9 रुपीज को कंपनी को एनी हाउ 10 रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए कंपनी 1 रुपए का डिस्काउंट देके उसे सेटल करेगी और इस 4 रुपए में से 1 रुपए माइनस करने पर जो अमाउंट बचता है 3 रुपए, वो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। इसी कंडीशन को आगे बढ़ाते हुए अगर हम समझे, अगर कंपनी ने 8 रुपए में री इशू कर दिया तो 8 रुपए पे री इशू करने पर कंपनी को डिस्काउंट देना पड़ेगा 2 रुपए का। 2 रुपए का डिस्काउंट देने के कारण कंपनी के पास कैपिटल रिजर्व 2 रुपए का हो गया। अब अगर हम समझे कंपनी अगर 5 रुपए में कर दे री इशू और जबकि 4 रुपए का शेयर फॉरफीचर है, तो एक बात बहुत क्लियर है इसमें कि हम देख सकते हैं कि इन 4 रुपए का डिस्काउंट लेने के बावजूद भी कंपनी का शेयर जो है वो री इशू प्राइस 9 रुपए का हो रहा है। इसका मतलब ये कंपनी का शेयर इस फेस वैल्यू को मैच नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इंडियन कंपनी एक्ट 2013 जो है वो ऑटोमेटिकली इसको री इशू करने से मना कर देगा, बिकॉज जो मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट है वो 4 रुपए होगा। दैट मीन्स जो मैक्सिमम उसके पास शेयर री इशू करने का अमाउंट होगा वो ओनली 6 रुपीज तक होगा। मीन्स कंपनी चाहे तो सिर्फ 6 रुपीज तक में री इशू कर सकती है। इसके अलावा उससे नीचे मीन्स 5 रुपए, 5.5 रुपए, इवन 5 रुपए 99 पैसे तक भी, 5 रुपीज 99 पैसे पर भी कंपनी शेयर को री इशू नहीं कर सकती। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन को किस तरह से किया जा सकता है वो देखिए। सबसे पहले मुकुल लिमिटेड फॉरफिटेड 1600 शेयर्स ऑफ 10 ईच। मैं आपको पिछले लेक्चर में ये बात बता चुका हूं कि शेयर फॉरफीचर की एंट्री किस तरह से की जाती है, फिर भी मैं आपको एक बार ये एंट्री बता देता हूं। दैट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर फॉरफीचर। सबसे पहले हमें कैपिटल का कॉल्ड अप देखना पड़ता है। इसका मतलब 10 रुपीज का था, फाइनल कॉल के नहीं दिया, मीन्स 10 रुपीज कॉल हो चुका है। सो 600 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 6000 रुपीज का कैपिटल बना। कॉल्स इन एड्स देखने के लिए 2.5 रुपए का केवल नहीं मिला, 600 मल्टीप्लाई बाय 2.5 रुपीज, दैट मीन्स दिस इज 1500 रुपीज। So balance will be, that means 600 multiplied by 7.5, it is 4500 will be share forfeiture amount. अब इसके बाद जब हम यहां तक बढ़ जाते हैं क्वेश्चन को, आउट ऑफ फॉरफिटेड 400 शेयर इशू किए गए। इसका मतलब शेयर फॉरफिट तो 600 किए गए, पर री इशू जो किए गए वो 400 रुपए में किए गए और वो भी केवल 6 रुपए के फुल्ली पेड अप पर। इसका मतलब अगर हम यहां से देखें तो डिस्काउंट अमाउंट जो है वो होगा ₹4 का। यहां पर ये फुल्ली पेड अप वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम आगे के और भी लेक्चर्स में समझेंगे किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाता है। एंट्री सिंपल सी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। और दोस्तों एक बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रहे, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो ज्यादातर इस अमाउंट, जो बड़ा अमाउंट है, उसको कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं, जबकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया हुआ है कि हमेशा पर यूनिट पर काम किया जाए। पर यूनिट पे हमें 7.5 रुपए का बेनिफिट मिला है, ये बस याद रखना आप लोग। इससे कितना सिंपल हो जाता है क्वेश्चन को समझना, ये ध्यान से देखिए। 400 रुपए का 400 शेयर हमने 6 रुपए पर री इशू किया है, तो बैंक में हमारे पास आए हैं 2400 रुपए, जबकि जो शेयर कैपिटल है वो हमारा बनना चाहिए था 400 इंटू 10 का। दैट मीन्स 4000 रुपीज हमारे पास आना चाहिए था, आया सिर्फ 2400 रुपए। हम सेटल करेंगे इसको
शेयर फॉरफीचर के अमाउंट से and it will be 1600 rupees. That means 400 multiply by 4 rupees. Now when we check, जब हम चेक करते हैं कि 7.5 रुपए का हमारा शेयर फॉरफीचर हुआ था, जब हम चेक करते हैं कि 7.5 रुपए का हमारा शेयर फॉरफीचर हुआ था, जिसमें से हमने यूज कर लिया केवल 4 रुपए, इसका मतलब हमारे पास अभी भी 3.5 रुपए जो हैं वो एक्सेस पड़े हुए हैं, जिसे हमें करना है ट्रांसफर कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफीचर को हम ट्रांसफर करेंगे टू कैपिटल रिजर्व। याद रहे 600 में से हमने केवल 400 शेयर को रीइशू किया है, 600 में से हमने केवल 400 शेयर को रीइशू किया है, इसीलिए हमारे पास जो हिसाब है वो केवल 400 शेयर का होगा। 200 शेयर कंपनी ने इन्फॉर्म नहीं किया है कि उसने क्या किया क्या नहीं किया है, इसीलिए हम केवल 400 का हिसाब दे सकते हैं। इसका मतलब शेयर फॉरफीचर 400 मल्टीप्लाई बाय 3.5 रुपीज विच विल बी आपका कुछ 1400 रुपए का ये आपका कैपिटल रिजर्व क्रिएट होगा। इस चीज को ध्यान से देखिए, आपके तीनों जर्नल एंट्री यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है और ये आपका इसी के साथ री इशू, सिंपल री इशू के जो कंसेप्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। एक्स्ट्रा कुछ भी आपको जानना हो, कुछ भी समझना हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हमें हेल्प हो कि हम नेक्स्ट लेक्चर किस तरह से बनाएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग this series.